राधे राधे सभी को प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम इस क्लास में एमपी सेट और यूजीसी नेट को टारगेट करके पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज से मैं आपकी पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रही हूँ, जहां पर हम हर दिन एक यूनिट क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वाली यूनिट करवाऊंगी, क्योंकि हाल ही में मैंने अभी इसको पढ़ाया है 2 क्लासों में। और फिर मैंने आपको बोला था कि जितना होगा इसकी थ्योरी से ज्यादा हम क्वेश्चन पे काम करेंगे। तो आज हम इसके प्रश्न करेंगे। फिर आप बोलोगे मैडम एक हम भी तो आपने बोला था कि 10 ही यूनिट आप यूट्यूब पे पढ़ाओगे, तो आपकी जो रिसर्च एप्टीट्यूड वाली यूनिट है वो मैं आपको कल की क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी थ्योरी में। उसके बाद फिर मैं आपको उसके क्वेश्चन करवाऊंगी। इस तरह हम अब ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों पर काम करेंगे, ताकि हर दिन हम एक यूनिट कंप्लीट करेंगे तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे सेट के विद्यार्थियों की तो एग्जाम डेट अब अभी पोस्टपोन हो गई है, परीक्षा मतलब स्थगित कर दी गई है। तो अब उनकी परीक्षा कब होगी, तो आपकी परीक्षा के लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप मेरी वीडियो जाकर देखिए, जहां मैंने बताया कि आपकी परीक्षा कब होगी, कैसे होगी और अब आपको कैसे काम करना है। नेट के विद्यार्थियों की तो एग्जाम डेट भी आ गई है, आपको पता चल गया आपका पेपर कब है। तो जितने भी विद्यार्थियों का पेपर 31 को है, 1 को है, वो विद्यार्थी मुझे कमेंट करे, आप सब बताएं जिस भी विषय के विद्यार्थी हैं कि आपकी परीक्षा कब है। जैसे सेट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, पर जिन विद्यार्थियों सेट का एग्जाम देंगे वो नेट की परीक्षा तो जरूर देंगे। तो अब आप पूरा फोकस नेट पर करिए, ताकि जो अगर आप नेट की तैयारी के हिसाब से पढ़ोगे तो सेट आपका क्वालिफाई आसानी से हो जाएगा। ये मैंने पहले भी जब क्लास ली थी तब भी बोला था और अब भी बोला है, क्योंकि मैं खुद आपके सामने एक उदाहरण हूँ। मैंने तैयारी नेट की स्तर की करी थी, तभी मेरा नेट भी क्वालिफाई हो गया और सेट भी क्वालिफाई हो गया। अब आज हम यूनिट 1 शिक्षण अभिव्यक्ति के क्वेश्चन करेंगे। हमारा टारगेट है 35 प्रश्न, यानी कि हमको 35 से ज्यादा प्रश्न सही करने, यानी कि हमें हमारा टारगेट है 75 से 80 नंबर लाने का। और ये कब संभव होगा, जब हम डेली अब पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, अब रिवीजन करेंगे, क्योंकि लगभग 10 दिन बचे हैं हमारे पास पेपर 1 के लिए। तो अब आपको घबराना नहीं है, जितना आपने पढ़ा उतना सही है। बस अब ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, जो टॉपिक आपके कमजोर हैं। और जो सेट के विद्यार्थी भी पूरा ध्यान नेट पर दें। जैसे आपकी नेट की एग्जाम हो जाती है, आपको आपका स्तर पता चल जाएगा। अगर आप पहली बार भी परीक्षा दे रही हो तो क्या आपका कौन सा टॉपिक वीक रहा, कैसा पेपर रहा, उसके बाद आप रिवीजन में लग जाएं। और ये क्लासे आपकी 31 तारीख तक चलेगी। तब तक मैं पूरा आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। एक यूनिट बची वो मैं कल की क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी, फिर ज्यादा से ज्यादा मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। हम इस क्लास में 2022 से लगाकर 2025 तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगी, जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। धुआंधार हमारा रिवीजन अब चलने वाला है, क्योंकि परीक्षा का अंतिम समय है और ये सबसे महत्वपूर्ण समय हमारे लिए रहता है। क्लासेस ज्यादा बड़ी नहीं लूंगी मैं, जितना ज्यादा होगा उतना एक क्लास में मैं कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब ये क्वेश्चन मैं कहाँ से लाई हूँ, कहाँ से करवाऊंगी, तो जो मैंने आपकी बुक्स वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको किताबें बताई थी, तो मैं जो आपको प्रश्न करवाऊंगी वो एक यूथ पब्लिकेशन की जो किताब है, ये वाली जो पीवाईक्यू की है, जिसमें सारे आपके पुराने पेपर दे रखे हैं जिससे मैंने पढ़ा है। ये दृष्टि पब्लिकेशन की किताब है जो मैंने खुद पढ़ी है, ये वाली। उसके बाद ये है यूजीसी नेट की किताब, जो आपके इसकी क्या बोलते केवीएस मदान की, जो मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आई थी पढ़ाने के लिए। इन तीनों किताबों में से जो भी मुझे महत्वपूर्ण प्रश्न मिले, जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, वो किताब। अब सेट के विद्यार्थियों को क्या करना है, अगर आप अभी भी किताब लेकर नहीं आए हो, तो मैंने आपको बुक्स की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक बताई थी। तो आप 2025 वाली बुक लेकर आ जाइए और अब आप रिविजन में लग जाइए। तो इन तीनों किताबों का निचोड़ मैं आज की क्लास में आपको क्वेश्चन के थ्रू करवाने वाली हूँ। तो क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम क्लास शुरू करते हैं हमारी आज की। तो यूनिट 1 है, जिसमें थ्योरी मैंने आपको 2 क्लास में कंप्लीट करवाई थी, और जो बचा कुचा है वो हम आज प्रश्नों के थ्रू कंप्लीट करने वाले। तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं। ये सारे प्रश्न मैंने बता दिए हैं कि कहां से मैं आपको प्रश्न करवा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। अब जो हमारे जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 में एक सिस्टम ये है कि अगर आप मानसिक अभिरुचि पर निर्भर करेगा कि अगर आप खुद देखना कि आपने जो थ्योरी पढ़ी
वहां से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसमें आपकी सोचने समझने की क्षमता कैसे होगी। अगर आपको छात्र के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो छात्र की जगह खुद को रखना है, और शिक्षक से संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो शिक्षक की जगह खुद को रखकर आपको सोचना है कि अगर इस जगह मैं रहूंगा तो मेरी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। इसीलिए ये यूनिट हमारे सिलेबस में दे रखी है कि आप एक टीचर बनने वाले हो, प्रोफेसर बनने वाले हो, और आप एक छात्र भी रहे हो, तो आप कैसे समस्याओं से डील करोगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। तो कक्षा शिक्षण, शिक्षण का अर्थ मैंने आपको बताया था कि सीखना, किसी भी चीज को सीखना शिक्षण कहलाता है। इसके तीन महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, छात्र, क्या होते हैं, छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम। ये तीनों ही शिक्षण के अभिन्न अंग हैं। इन तीनों में से अगर एक भी अनुपस्थित होता है तो शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है छात्र और अध्यापक। अब हमारे विकल्प दिए हैं, अधिगम का प्रतिमान। तो प्रश्न क्या है, कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान क्या है। क्या है आधारभूत प्रतिमान, अधिगम का प्रतिमान, निर्देशात्मक प्रतिमान, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका कि कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान क्या है। आप कॉपी पेन लेकर बैठे और आप इन प्रश्नों को नोट करें, आप खुद देखना आपके यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, यहाँ से नहीं, इसके आसपास से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका होगा अधिगमनात्मक, अधिगम का प्रतिमान भी होता है और निर्देशनात्मक प्रतिमान, ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, कक्षा शिक्षण के आधारभूत प्रतिमान होते हैं। तो कौन कौन से अब आपको ध्यान रखना, अधिगम, अधिगम का क्या अर्थ होता है कि जब आप मैं आपको समझा रहे तो आपको चीजें समझ में आ रही हैं, उन्हें अधिगम कहते हैं। निर्देश देना, तो निर्देश यानी कि टीचर द्वारा छात्र को निर्देशात्मक या कि किसी भी चीज को समझाना पढ़ाना, ये निर्देशात्मक में आता है। तो ये दोनों आधारभूत शिक्षण के प्रतिमान होते हैं, क्योंकि शिक्षण की प्रक्रिया ही होती है कि सिखाना। तो इन दोनों को मिलाकर हमारे शिक्षण के प्रतिमान बनते हैं। अब अगला क्या है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या होगी। अब यहाँ आपको खुद को रखना है, मैं आपको प्रश्न करने का तरीका बताती हूँ। ये प्रश्न करवाने का एक कारण ये भी कि आपको पता चले कि प्रश्नों को किस तरह से यूनिट 1 और यूनिट 2 के प्रश्नों को किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट छोड़कर प्रश्न ऐसे रहेंगे जो दैनिक दिनचर्या में हमारे काम आ रहे। तो अगर आप मैं जो बता रही इस प्रकार से अगर आप प्रश्नों को करोगे तो आप आसानी से यूनिट 1 और यूनिट 2 में 5 में से लगभग 4 प्रश्न तो आप सही करके आओगे। तो एक शिक्षक अगर हमें पता है कि हम शिक्षक ही बनना चाहते हैं, तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है तो उसका आधारभूत आवश्यकता क्या होगी। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते तो सबसे पहली आधारभूत आवश्यकता क्या होगी। जैसे मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ तो मैं एक टीचर बनी हूँ, तो सबसे पहले आवश्यकता क्या थी, जब आप टीचर बन रहे हो, आप टीचर भी होंगे, कोई कहीं पढ़ाता होगा या कुछ भी करता होगा, कोचिंग भी खोलनी है आपको, तो आपकी सबसे आधारभूत आवश्यकता टीचर के लिए क्या होनी चाहिए। शिक्षण में वास्तविक रुचि, छात्रों को नियंत्रण करने के बारे में आत्मविश्वास, विषय का ज्ञान और अच्छी अभिव्यक्ति, यानी कि सभी गुण एक शिक्षक में होना चाहिए। पर सबसे आधारभूत जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो पूछा गया है ना। अगर यहाँ पर उपरोक्त तो सभी होता तो उपरोक्त तो सभी लगाते, पर यहाँ पर पूछा गया कि सबसे महत्वपूर्ण। हालांकि सभी गुण शिक्षक में होने चाहिए, पर इनमें से सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, विषय का ज्ञान। अगर आपको किसी विषय का ज्ञान नहीं है तो आप एक अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ पेपर 1, अब मुझे पेपर 1 का ज्ञान है तो ही मैं यहाँ पर पढ़ा पा रही हूँ, नहीं तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाती। इन्हीं अभी कोई क्या है, शिक्षण के वास्तविक रुचि, शिक्षण में वास्तविक रुचि होना भी जरूरी है शिक्षक बनने के लिए हमें, क्योंकि अगर आपको पढ़ाने में रुचि नहीं होगी तो आप अच्छे शिक्षक नहीं बन पाओगे। छात्रों को नियंत्रण करने के बारे में आत्मविश्वास, ये भी सही है, क्योंकि आप जब कक्षा में जाते हो, जैसे हम प्रोफेसर बनेंगे तो हम बड़े बड़े विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे भी रहते जो कम एज में प्रोफेसर बन जाते हैं। जब आप छात्रों के बीच में जाओगे और आप में और छात्रों में कोई अंतर नहीं होगा तो छात्र आपकी बात नहीं माने, क्योंकि आपने देखा होगा कॉलेज का माहौल कितना अलग रहता है। बदतमीजी से छात्र अपने टीचर से, प्रोफेसर से बात करते हैं। आपने स्कूल में भी देखा होगा किस तरह के विद्यार्थी आते हैं, शोर करते हैं क्लास में। तो अगर आपके अंदर नियंत्रण नहीं कर पाओगे, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, तो बच्चे ना आपकी बात मानेंगे, ना कक्षा में शांत रहेंगे, ना आप जो बोलोगे वो कर आएंगे। तो ये भी आवश्यक गुण है। अच्छी अभिव्यक्ति, यानी कि आपको बोलने का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। किसी भी चीज को अच्छी तरीके से ऐसे समझाइए कि छात्र आपको सुनते ही रह जाए और मंत्रमुग्ध हो जाए, ये भी जरूरी है। पर सबसे जरूरी है विषय का ज्ञान। अगर विषय का ज्ञान आपके अंदर नहीं होगा तो आप कितने भी अच्छे हो,
व्यक्ति हो, टीचर हो, पर आप अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते जब तक आपको उस विषय का गहन अध्ययन नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको चारों विकल्प सही लगेंगे, पर सबसे सही विकल्प क्या है ये पूछा गया था इसमें ना। तो ऐसा ही रहता है यूनिट 1 में इसमें कि प्रश्न तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, पर सबसे सही प्रश्न कौन सा पूछा जाता है, यहां तक हमें पहुंचना रहता है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पूछा गया है कि जितने भी कथन दिए गए हैं इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिक्षण सिर्फ एक कला है, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, उपरोक्त सभी सत्य नहीं है। अब क्या पूछा गया है कि कौन सा सत्य नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें से मैं क्या लगाऊं। शिक्षण सिर्फ एक कला है, क्या ये शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं। तो ज्यादातर विद्यार्थी सत्य नहीं के विकल्प में ये लगाकर आ जाएंगे, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है जब आप प्रश्न पढ़ो तो क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये ना होकर ध्यान रखना है कि क्या वहां पर नहीं तो नहीं दिया है। कभी कभी हम जल्दबाजी के चक्कर में पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और सही विकल्प गलत आता हुआ प्रश्न भी गलत करके आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। ये प्रश्न मैं करवा रही हूं तो मैं वो सभी चीजें आपको बता रही हूँ कि एक आप एक स्टूडेंट हो, एक पेपर दोगे तो सभी चीजें आपके पेपर के दौरान काम आएगी। जब आप हर एक प्रश्न पढ़ोगे तो मेरी आवाज आपके कानों में वहां गूंजनी चाहिए कि मैम ने कहा था कि आपको प्रश्न करते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इन्हीं सावधानियों के कारण ही मैंने प्रथम प्रयास में नेट और सेट क्वालिफाई किए, क्योंकि मैंने हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ा, समझा और फिर उसका उत्तर लगाया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सभी परीक्षाओं में सफल रही हूँ, मैं बहुत सी परीक्षाओं में असफल भी रही हूँ, कभी कभी तो मैं .1 से भी बहुत सी परीक्षाओं में बाहर भी हुई हूँ। तो मैंने देखा कि मैंने गलती कहाँ करी और वो सभी कमजोरियां मैंने सुधार कर जब इन परीक्षाओं को दिया तो मैंने प्राथमिकता में प्रथम प्रयास में दोनों परीक्षाओं को क्वालिफाई किया। तो यही आपको अप्रोच रखना है दिमाग में जब आप प्रश्न करो। तो क्या आएगा इसका, ये भी कथन सत्य नहीं है कि शिक्षक सिर्फ एक कला है, ये भी गलत है, कला नहीं है, उसके साथ साथ विज्ञान भी है शिक्षण, है ना। शिक्षण सिर्फ कला है, गलत। आपने पढ़ा होगा ना शिक्षण की व्यवस्था कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है ना। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाए, जबकि याद दिया है कि शिक्षक सिर्फ एक कला है, सिर्फ दिया है तो हमारा विकल्प गलत हो गया। शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये गलत है, बिना प्रशिक्षित किए भी अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, तो केवल आ गया इसलिए ये भी गलत है। शिक्षक सदैव पैदाइशी होते नहीं, मैं पहले शिक्षक बनना ही नहीं चाहती थी, मैं पहले डिफेंस में जाना चाहती थी, पर मैं आज शिक्षक बन के आपको पढ़ा रही हूँ, अब मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। तो ये जरूरी नहीं कि हम बचपन से हमारा सपना अलग होता है फिर अलग, तो कोई भी व्यक्ति पैदाइशी उस पेशे में नहीं होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उस पेशे की तरह उसकी रुचि बढ़ती है। तो ये भी हमारा विकल्प गलत होगा। तो सही विकल्प क्या है, उपरोक्त में से सभी सत्य नहीं, यानी कि कोई भी विकल्प इसमें सत्य नहीं है। अगला है, अब है शिक्षण विद्या एवं सहायक प्रशिक्षण सामग्री। तो जो मैंने आपको शिक्षण सामग्री बताई थी उसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने हर टॉपिक के थोड़े थोड़े प्रश्न रखे हैं ताकि आपको समझ में। जो हमने पहले करी शिक्षण की जो मैंने अवधारणा बताई थी, विशेषताएं बताई थी, उद्देश्य बताए थे, वहां से वो प्रश्न बने हैं। अब अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण किस स्थिति में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, पहले हम चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे। शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, शिक्षण अभ्यास के दौरान, शिक्षण अभ्यास के बाद या सदैव। तो कहा गया है कि किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे प्रभावशाली होता है। तो आप खुद सोचिए कि किस स्थिति में जरूरी होगा, क्या शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान या अभ्यास के दौरान या शिक्षण अभ्यास के बाद। तो अभ्यास के बाद तो इसका कोई मतलब नहीं है, सदैव भी नहीं आएगा। अब आपको दोनों में से सही विकल्प चुनना है। इस प्रकार आपको गलत विकल्प को हटाना भी आना चाहिए। तो शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान या शिक्षण अभ्यास के दौरान। अब इसमें से देखो आप, जब आप सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावशाली कब होगा, जब आप किसी तैयारी के रनिंग में रहोगे। जैसे आप अभी सेट की तैयारी कर रहे हो या नेट की तैयारी कर रहे हो, तभी आप रनिंग में हो, यानी कि तैयारी के दौरान अगर आपको कोई चीज दी जाएगी
तो चीज आपके लिए प्रभावशाली होगी। जैसे मैं अभी आप तैयारी के दौरान मैं आपको पीवाईक्यू करा रही हूँ, तो सूक्ष्म शिक्षण है, तो ये आपके लिए भी लाभदायक है। पर शिक्षण अभ्यास के दौरान, तो अभ्यास के दौरान नहीं आएगा, इसका तैयारी के दौरान आएगा, है ना। ध्यान रखना है कि तैयारी के दौरान ही सूक्ष्म शिक्षण सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, जब आप उसकी तैयारी में हो। अभ्यास तो आपका आपका हो गया है, अब अभ्यास के दौरान इतना प्रभावशाली नहीं होगा। तो सबसे अधिक प्रभावशाली कब होगा? प्रभावशाली तो होगा, पर पूछा गया है कि अधिक प्रभावशाली कब होगा, तो शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान अधिक प्रभावशाली होगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस कक्षा या कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो जो सूक्ष्म शिक्षण है वह सबसे अधिक, सूक्ष्म शिक्षण का मतलब है कि सीखने की प्रक्रिया, है ना, ये भी याद होना चाहिए कि सूक्ष्म शिक्षण वो जो सीखने की प्रक्रिया, यानी कि जब विद्यार्थी को हम सबसे ज्यादा ध्यान कब देते हैं, जब वो शिशु अवस्था में थोड़ा बड़ा रहता है कि जब हम सीखते हैं, जो सीखने की प्रक्रिया चलती है उसमें सबसे अधिक सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है। तो केवल प्राथमिक कक्षाओं में, केवल जूनियर कक्षाओं में, केवल 12वीं कक्षाओं में, या प्राथमिक और उच्च कक्षाओं दोनों में? तो कहा गया है कि किस कक्षा में विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान दिया गया शिक्षण। तो यह कब होगा? प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों के विद्यार्थियों को जरूरी शिक्षण का ज्ञान देना, है ना, विद्यार्थियों को सूक्ष्म शिक्षण का ज्ञान देना दोनों अवस्था में। जब प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी जब प्राथमिक कक्षा में होंगे तो उसी विषय के बारे में पढ़ेंगे, पर जब उच्च कक्षा में जाएंगे तभी भी तो उन्हें सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता होगी उस उच्च कक्षा के अध्ययन को या सिलेबस को पढ़ने के लिए। तो प्राथमिक और उच्च दोनों के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। मैं चाह रही हूँ कि आपको रोचकता इस समय, आपको रुझान हो प्रश्न करते हुए, और आप जब पेपर करो तो आपको पेपर करने का सही तरीका आना चाहिए कि किस तरह आप इस तरह के प्रश्नों को करोगे। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न ना पूछकर हमेशा यूनिट 1, जैसे हम आईसीटी वाली यूनिट पढ़ेंगे तो डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा मतलब क्रोम है, या कौन सी रेम है, रोम है, इस डायरेक्ट प्रश्न आएंगे ना। जैसे आप ये पढ़ोगे, हम हायर एजुकेशन पढ़ेंगे, उसमें भी आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे कि कौन सा तक्षशिला विद्यालय में पढ़े हुए आचार्य, कौन से आचार्य का क्या विषय है ना। तो और पर्यावरण में पढ़ोगे तो डायरेक्ट आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इन्वायरमेंट वाली यूनिट में भी। पर ये यूनिट 1 और यूनिट 2 ऐसी है जिसमें डायरेक्ट ना पूछकर इनडायरेक्ट यानी कि घुमा फिरा के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। इसलिए इस यूनिट में प्रश्न विद्यार्थी ज्यादातर प्रश्न गलत करके आ जाते हैं, और वो भी आसान प्रश्नों को ना। तो आप सही प्रश्न करने का तरीका आपको आना चाहिए, भला आप कितना भी पढ़ लो यूनिट 2 यूनिट 1 को, पर जब आपको प्रश्न को करने का तरीका नहीं आएगा तो आप कितना भी पढ़ लो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1961 सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया? आप देखो डायरेक्ट प्रश्न आए यहाँ पे कि किस विद्यालय ने 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया। अब ये डायरेक्ट प्रश्न है तो ये हमको रटना पड़ेगा कि किस विद्यालय ने किया, इसमें समझने का कुछ है नहीं। तो किस विद्यालय ने शुरू किया था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने? तो किस यूनिवर्सिटी ने किया था ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। स्टार लगा लीजिए, कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, और जितने भी प्रश्न मैंने उठाए हैं ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब अगला है हमारा, नीचे दिए गए दो सेटों में से सेट 1 में ब्लूम की वर्गीकरण के अनुसार अधिगम के विभिन्न स्तर दिए गए हैं, जबकि सेट 2 में उनके उदाहरण संबंधित कार्य दिए गए हैं। इन दोनों सेट को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। तो आपने देखा होगा कि जोड़ी मिलान से प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। अब मैंने आपको पढ़ाया था शिक्षण के बारे में, उसी से प्रश्न आए हैं कि स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विश्लेषण स्तर और सृजन स्तर। अब ये अलग अलग स्तर हैं, इनको हम देखेंगे कि इनके कौन से उदाहरण है। पहला उदाहरण है, दी गई संकल्पना उदाहरणों की पहचान करना, नए विचार उत्पन्न करना, सूचना अनुसरण करना, और सूचना का कई भागों में पृथक्करण करना, है ना, सूचना का कई भागों में पृथक्करण करना। तो देखिए, सबसे पहले देखो
आपने स्मृति का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को याद रखना, है ना, किसी भी चीज को याद रखना होता है। विश्लेषण का अर्थ होता है कि अलग अलग किसी भी चीज को बांटना या किसी भी चीज को डिटेल से पढ़ना। हम देखते हैं ना, हमको विश्लेषण करके बताया, जैसे मैं हर एक प्रश्न का विश्लेषण आपको कर रही हूँ, तो विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग प्रकार से अलग अलग भागों में चीजों को बांटना या अलग अलग टुकड़ों में समझाना या अलग अलग उदाहरण देकर समझाना। तो अब आप देखिए कि विश्लेषण किससे संबंधित, आपको कोई उदाहरण समझ में आ रहा है क्या, कि दी गई संकल्पना को उदाहरणों की पहचान करना, नए विचार उत्पन्न करना, तो विश्लेषण से नए विचार उत्पन्न नहीं होंगे। सूचना अनुसरण करना, ये सूचना का कई भागों में पृथक्करण करना। अब मैंने आपको समझाया कि सूचना को अलग अलग भागों में अगर हम बांट के पढ़ेंगे तो विश्लेषण आएगा। तो आप देख लीजिए कि विश्लेषण का सही मिलेगा सूचना का कई भागों में पृथक्करण करना। अब सी का चौथा किसमें दिया है, इसमें, तो देखिए हमारा ये सही विकल्प हो गया। इस प्रकार अगर आपको कोई एक भी पता होगा, अगर थोड़ा दिमाग भी लगाओगे तो भी इस प्रकार के प्रश्नों को कर लोगे। अब देखते हैं हम स्मृति स्तर, तो स्मृति स्तर का क्या हो सकता है, देखो सृजन स्तर। अब सृजन का मतलब क्या होता है कि सृजन यानी कि अब देखते हैं ना, नई नई चीजों का सृजन हो रहा है या नई पीढ़ी का सृजन हो रहा है, तो सृजन का मतलब नई चीजें उत्पन्न करना। तो नए विचार उत्पन्न करने का अर्थ क्या होगा, सृजन। देखिए डी का दूसरा भी यहाँ पर हो रहा है हमारा। फिर स्मृति, स्मृति कैसे होगा, स्मृति का मतलब चीजों को पढ़ना, अनुसरण करना, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो आप अनुसरण कर रहे हो। अब देखो अब हिंदी में पढ़ाने का, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि आप देखिए हिंदी भी कितनी टेक्निकल, हिंदी मतलब इतनी टेक्निकल भाषा पूछी गई है, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी वो करने में उन्हें दिक्कत आती है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी आसानी से इन प्रश्नों को कर लेंगे, पर हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को समझ में ही नहीं आएगा कि स्मृति स्तर, स्मृति का मतलब तो सोचना हो गया, विश्लेषण क्या हो गया, सृजन क्या हो गया। तो जब आपकी थोड़ी हिंदी अच्छी होगी तो ही आप इस प्रकार के प्रश्नों को करोगे, या आपको थोड़ा आपका पढ़ने का तरीका अच्छा हो, या आपने ज्यादा किताबें, ज्यादा आपका शब्दकोश अच्छा होगा, तब इस प्रकार के प्रश्नों को कर लोगे। तब देखिए पहले का क्या है, तीसरा। तो अगर आपको एक भी विकल्प पता होगा जोड़ी वालों में से, तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर लोगे। अब अवबोध स्तर, नए दी गई संकल्पना उदाहरणों की पहचान करना। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा, विकल्प डी। अब मैंने क्या करा, अगर मुझे एक विकल्प पता है तो मैंने आसानी से प्रश्नों को कर लिया। तो आपको इसे समझने का स्तर आपका बढ़ाना होगा, आपकी स्मृति के स्तर को बढ़ाना होगा, तो ही आप पेपर 1 के प्रश्नों को करोगे। अब कितना आसान प्रश्न था, पर ये आसान कब हुआ, जब मैंने इसको आपको समझाया और आपको करने का तरीका पता चला। तो अगर आपके जोड़ी में प्रश्न पूछे जाए, सत्य असत्य में प्रश्न पूछे जाए, तो आपको ध्यान से प्रश्नों को करना है। अब अगला है, ये सभी किताबों के अलग अलग प्रश्न है ना, इसीलिए आपको अलग अलग दिख रहा होगा ना। मैंने सभी बुक से वो प्रश्न छाटे जो मैं आपको समझा पाऊं, वो जो प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए थे। अब दिया है, अध्यापन के लिए किस स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचनाओं को ग्राह्य करने और उनके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है। क्या दिया प्रश्न, एक बार ध्यान से हम पढ़ते हैं। अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्राह्य करने और उनके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है। तो स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, मनन स्तर या स्वायत्त विकास स्तर। तो अध्यापक के किस स्तर पर मुख्य जोर दिया जाता है, मुख्य विचार किया जाता है और सूचनाओं को ग्रहण यानी कि ग्रहण करने, उन्हें व्यवस्थित प्रस्तुत किया जाता है। तो सूचनाएं किस स्तर पर हम जोर देंगे, स्मृति स्तर पर, क्योंकि स्मृति का मतलब ही होता है किसी भी चीज को सोचना, समझना, जोर देना। जैसे आपको कोई प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा हो तो अपने स्मृति के स्तर पर ज्यादा जोर दोगे कि यार मैंने कहीं तो पढ़ा था, कहीं तो सुना था, है ना। अपन देखते हैं मैं दिमाग पर जोर दे रही हूँ तभी मुझे समझ में आएगा। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण में शिक्षण का निम्न स्तर होता है। ये क्या है, शिक्षण का निम्न स्तर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि शिक्षण का निम्न स्तर कौन सा, स्मृति स्तर माना जाता है। इस स्तर पर सोचने की क्षमता में कोई भूमिका, सोचने की क्षमता की कोई भूमिका नहीं होती है। छात्र केवल उन तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों और कानूनों को रटने और उन्हें सीखने के लिए करता है। तो क्या कहा गया है, किसमें सोचने की क्षमता में कोई भूमिका नहीं होती, इसमें केवल छात्र को तथ्यों को, सूचनाओं को और रटना, यानी कि कोई जैसे कोई कथन दिया था, आप उसने रट लिया और आपके दिमाग में फिट हो गया, और उसी पर आपको जोर दिया जाता है, रटन विद्या पर, बार बार तथ्यों को बार बार अध्ययन करने पर, बार बार रिवीजन करने पर, और इन चीजों पर ही ध्यान दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षण के कौन से स्तर में
तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों और कानूनों को रटने और उन्हें सीखने पर जोर दिया जाता है तो स्मृति स्तर पर दिया जाता है ना। किस पर दिया जाता है? स्मृति स्तर पर दिया जाता है। इस प्रकार अगर आप प्रश्नों को करोगे तो आसानी से आप प्रश्न करके आ जाओगे। अगला है, भारत में कौन सा कार्यक्रम कोर्स एक एकीकृत योजना के तहत अग्रिम पाठ्यक्रम पेशेवर प्रमाणन प्रदान करता है तथा संपद आधारित क्रेडिट प्रणाली की मांगों को भी पूरा करता है? तो ये किसमें कहा गया है? आपको पता होगा कि जो स्वयं है, जिसके डीटीएच चैनल 40 हमारे चैनल चलते हैं स्वयं के द्वारा, स्वयं प्रभा के द्वारा, जहां पर हमें पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, तो वहीं से पूछा गया है कि स्वयं, कहां से? स्वयं के द्वारा, यूजीसी के द्वारा नहीं, क्योंकि ये तो ग्रांट कमीशन, इसके द्वारा यूनिवर्सिटियों का संचालन होता है। एनपीटीईएल के द्वारा भी नहीं और आईईसीटी के द्वारा भी नहीं। तो किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा भारत में कार्यक्रम का कोर्स एवं एकीकृत योजना के तहत अग्रिम पाठ्यक्रम पेशेवर प्रमाण पत्र प्रमाणन प्रदान किए जाते हैं। पसंद आधारित क्रेडिट प्रणाली की मांग को भी पूरा करता है। तो मैं आपको स्वयं प्रभा ये दोनों की क्लास लाऊंगी और इसके अलावा जितने भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा से संबंधित है, एक क्लास जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ जहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम डिटेल में स्वयं प्रभा और अन्य जो भी है, और 40 ही डीटीएच चैनल है जहां से भी क्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 1 से जो 10 चैनल, जैसे वागीश है ना, संस्कृति है, ऐसे चैनल है अलग अलग, तो आपको क्रम से याद होना चाहिए 10 चैनल के नाम। तो मैं आपको याद भी करवा दूंगी ट्रिक से। तो मैं जल्दी इसकी क्लास भी लेकर आने वाली हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि चैनल का बेल आइकन आप प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी क्लासें मैं आपके लिए लेकर आऊं पेपर 1 से संबंधित है, क्योंकि अब जितनी भी क्लासें होगी सब महत्वपूर्ण होगी। वैसे सारी क्लासें हमारी महत्वपूर्ण ही होती है। 1 मिनट, पीडीएफ का क्या हो गया? ये कुछ दिक्कत आ रही है अभी, तो पीडीएफ है ना ओपन करने में समस्या आ रही है अभी ना। 1 मिनट आप, तो मैं आपके लिए जितनी भी क्लासें लेकर आऊंगी सभी पेपर 1 के लिए महत्वपूर्ण होगी, तो सारी क्लासें आपको लेनी है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। आपके लिए हिंदी साहित्य के लिए भी पीवाईक्यू सीरीज बहुत अच्छे से मैं आदिकाल भक्तिकाल पढ़ा रही हूँ, यूनिट 2, जिसमें सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को समस्या आती है। और पेपर 1 के लिए तो हमारी सारी यूनिट पूरी हो गई है, एक यूनिट और है जो हम कल, और आपकी क्लास से अभी ना डेली आएगी पेपर 1 की क्लासेस, एग्जाम तक डेली आपकी क्लास आएगी। हर दिन हम एक यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 1 जनवरी से कोर्स शुरू हो जाएगा यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी मैं, क्योंकि मैं खुद 1 जनवरी से तैयारी शुरू कर रही हूँ। इसीलिए मैं 31 तारीख तक आपका पूरा यूजीसी नेट और एमपीसेट का कोर्स मेरे चैनल पर कंप्लीट करवा दूंगी, फिर आप इसे देखते रहिएगा, है ना। और ये पेपर 1 की क्लासें हैं हमारी, 54 क्लासें हो गई हैं। आप चैनल पर जाकर क्लासें लीजिए। सेट के विद्यार्थियों ने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो बहुत अच्छा मौका आपको मिला है। जिन विद्यार्थियों ने पहले तैयारी नहीं की थी, अवसर का लाभ उठाइए। सारी क्लासें आपके लिए बिल्कुल फ्री में है, सिलेबस के अनुसार सिस्टमेटिक। आप देखिए, सेट की तैयारी यूट्यूब पे कोई नहीं करवा रहा है, नहीं कोई पेड कोर्स में स्पेशल सेट के लिए आपको पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैंने मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए सेट के लिए तैयारी शुरू करवाई थी पेपर 1 की, जिसका सिलेबस पूरा हो गया है। अब प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। और हिंदी साहित्य जिन विद्यार्थियों के लिए उनकी 26 क्लासें हो गई, थ्योरी क्लासें डिटेल से आप जाकर देखिए, पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लासें, एमपीजीके की 28 क्लासें मैंने पहले पढ़ाया था। आप देखिए डायग्राम से बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया था। और अब मैं 1 जनवरी से फिर से हिंदी साहित्य और एमपीजीके आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप जाइए चैनल पर और इन सभी चीजों का लाभ उठाइए जो आपके लिए मैंने इतनी मेहनत से बनाई है। अब अगला प्रश्न है हमारा, 1 मिनट, अगला प्रश्न है, शिक्षण में चर्चित पद्धति प्रभावशाली रूप से, आपको इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाएंगे ना। वन लाइनर भी करवा रही हूँ, जोड़ी वाले भी करवा रही हूँ, कथन वाले भी करवा रही हूँ, सत्य असत्य वाले भी करवा रही हूँ। सभी प्रकार के टाइप के प्रश्न मैंने रखे हैं, ताकि अब जब प्रश्न आपसे पूछे जाए तो प्रश्नों को आसानी से कर दो। तो शिक्षण में चर्चा पद्धति प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। विषय सरल हो, तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए आपकी कौन कौन सी शर्तें, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, तो मेरा पढ़ाने का तरीका प्रभावशाली कब होगा?
सबसे अच्छा उदाहरण मैं यही दे रही हूँ। अगर आप पढ़ाओगे तो आपका कौन सा अच्छा पढ़ाना है कि किसी भी चीज को सिखाना। शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाने ही सही नहीं है, पर पढ़ाने का उदाहरण पढ़ाने के लिए इसलिए बोला गया है इसमें, इस यूनिट में, क्योंकि टीचर, आप टीचर बनने वाले, इसलिए हर उदाहरण यहाँ पर पढ़ाई से, शिक्षक और छात्र से संबंधित लिए, क्योंकि शिक्षण का अर्थ है सिखाना। आप किसी भी विभाग में जाओ, अगर आप कोई चीज सीख रहे हो तो शिक्षण के अंतर्गत ही आएगी। तो शिक्षण को प्रभावशाली रूप बनाने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला है विषय सरल हो, विषय पहले से ही घोषित हो, विषय सामान्य रुचि का हो, एक से अधिक शिक्षक की उपलब्धता हो, सहभागियों की भाषा सहज हो। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी को कुछ चीज सिखाना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, तो आप कौन कौन सी शर्तें अपनाओगे? क्या विषय सरल लोगे? क्या विषय पहले से घोषित कर दोगे? क्या विषय सामान्य रुचि का होगा? एक से अधिक शिक्षक की उपलब्धता और सहभागियों की भाषा सहज हो। तो सबसे पहले आप खुद सोचिए कि आप क्या कौन सी शर्त नहीं रखोगे। जैसे अगर मैं पढ़ाऊंगी तो मैं कौन सी शर्त नहीं रखूंगी, या मैं कुछ भी चीज सिखाऊंगी तो मैं कौन सी शर्त नहीं रखूंगी और कौन सी शर्तें मैं मानूंगी। तो सबसे पहले एक से अधिक शिक्षक की उपलब्धता, जिसकी आवश्यकता, अगर मैं कोई चीज पढ़ाऊंगी तो मुझे इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही, जैसे मैंने 10 ही यूनिट आपको खुद ने ही पढ़ा दिया, इसमें मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हुई, तो मैं इसे नहीं रखूंगी। अब विकल्प 4 किसमें, इसमें तो ये वाला विकल्प मेरा नहीं होगा। फिर अगला है विषय सरल हो। तो अगर विषय सरल होगा तो जरूरी थोड़ी ना है कि इनकी चीजें मुझसे सीख ली जाएगी। ये विषय पहले से घोषित हो, तो देखो विषय पहले से घोषित होगा मतलब ये कि जैसे हम सेट की तैयारी करें, नेट की तैयारी करें, तो उन्होंने पहले से हमको सिलेबस पूरा घोषित कर दिया कि पेपर 1 में हमें 10 यूनिट है, 10 यूनिट आपको पढ़नी है, 10 यूनिट में भी आपको ये टॉपिक पढ़ने, हम यहाँ से आपको प्रश्न पूछेंगे। तो हमें आसान हो गई, तो सबसे प्रभावशाली शर्त हो गई। तो अगर आपको किसी परीक्षा की आप तैयारी करो और आपको पहले से सिलेबस नहीं बताएंगे तो आप क्या पढ़ोगे, किसी परीक्षा दोगे? तो ये तो मैं रखूंगी, है ना। अगर मुझे शिक्षण, मुझे पढ़ाना है तो मैं पहले से आपको घोषित कर दिया था, मैंने जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो पहले से मैंने आपको बता दिया था विषय कि मैं पेपर 1 आपको पढ़ाऊंगी, पेपर 2 में हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगी। तो मैं ये शर्त रखूंगी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। तो विकल्प 2 इसमें यू है, यानी कि ये तो हमारा सही हो गया। उसके बाद है विषय सामान्य रुचि का हो, सहभागियों की भाषा सहज हो। अब मुझे पता है कि अगर मेरी भाषा सहज होगी, आसान होगी, तो ही मैं अच्छी तरीके से प्रभावशाली शिक्षण दे पाऊंगी। तो ये वाली शर्त भी मैं अपनाऊंगी। तो मेरा विकल्प ये गलत हो गया। अब इन दोनों में से आप बचाएं 3 और 4, 1 और तीसरा विकल्प, यानी कि इन दोनों में से एक विकल्प प्रभावशाली शर्तों को मेरा पूरा करेगा। विषय सरल हो और विषय सामान्य रुचि का हो। तो मैं रखूंगी विषय, क्या रखूंगी मैं? विषय सरल सामान्य रुचि का हो या विषय सरल हो। तो इसमें होगा विषय सरल होगा। अगर विषय सरल होगा तो ही आपको समझ में आएगा। विषय अगर सामान्य रुचि का होगा, विषय सामान्य रुचि का नहीं होना चाहिए, विषय रुचिकर होगा तो ही विद्यार्थी पढ़ेगा। तो ये विकल्प तो मेरा यही गलत हो गया था। तो विषय सरल होगा, यानी कि जब मैं आपको प्रभावशाली शिक्षण कब दूंगी, जब मैं आसान तरीके से आपको पढ़ाऊंगी, मैं सरल विषय रखूंगी तो प्रभावशाली शिक्षण होगा। क्योंकि बच्चे को आप क्लास में कैसे पढ़ोगे अगर सरल विषय से आप पढ़ाओगे? जैसा हमने देखा होगा कि गणित विषय विद्यार्थियों को कठिन लगता है तो प्रभावशाली वो असर नहीं डालता है ना स्कूल में। और जो जैसे हिंदी सबको सरल लगती है, तो इसी प्रकार ये है कि विषय सरल हो, विषय पहले से ही घोषित हो और सहभागियों की भाषा सहज हो। ये तीनों ही शिक्षण में चर्चा पद्धति प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करती है। इस प्रकार आपको प्रश्नों को करना है। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? 1 मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है इसमें। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प 3। ठीक है। अब अगला है निम्नलिखित में से किसको संवादी शिक्षण का सिद्धांत कहना चाहिए? तो किसे संवादी शिक्षण का सिद्धांत, संवादी यानी कि बोल के संवाद करना, तो संवादी शिक्षण का सिद्धांत कहना चाहिए सामूहिक, पारस्परिक, सहायक या समर्थक, संचयी, उद्देश्यपूर्ण।
तो जो संवादी शिक्षण होता है ये सभी सिद्धांतों को पूरा करता है, तो इसका हमारा सही विकल्प आएगा उपरोक्त में से सभी। क्या आएगा? एक मिनट, हाँ, इसका सही विकल्प आएगा उपरोक्त में से सभी। तो सामूहिक भी होना चाहिए तभी संवाद होगा, पारस्परिक यानी कि आसपास से हम संवाद करेंगे पारस्परिक तो भी होगा, सहायक या समर्थक हो यानी कि अगर भी संवाद करूंगी तो सहायक और समर्थक होंगे तो ये सामने वाले को समझ में आएगा, संचय यानी कि सामने वाले को सीखने योग्य हो, और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ संवाद कर रही हूँ उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, तो ये सभी विकल्प इसको पूरा करेंगे। ठीक है, अब अगला है हमारा नीचे दो स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ ए में शिक्षण की विधियां दी गई हैं, स्तंभ बी में विधि के महत्वपूर्ण पक्ष उल्लेखित किए गए हैं, तो दो स्तंभों को सुमेलित कीजिए। मैंने आपको शिक्षण की विधियां पढ़ाई है, जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी वो जाकर देखे, मैंने बहुत अच्छे से आसान तरीके से ट्रिक से डायग्राम चित्र से बताया था, फिर मैंने टेबल से समझाया था, सभी में अलग अलग अंतर, तो वही आपसे देखो प्रश्न भी वहीं से पूछा गया, जितना भी मैंने पढ़ा है वहां से प्रश्न पूछे गए हैं, जो टॉपिक मैंने छोड़ दिए थे वो भी मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा रही हूँ। तो क्या है सहयोगात्मक विधि, सहकारी विधि, रचनात्मक विधि या टीम शिक्षण? तो पहले हम महत्वपूर्ण पक्ष पढ़ते हैं तभी, और आपको इस प्रकार के प्रश्नों को करना कैसे ये भी पता होना चाहिए। शिक्षण में अध्यापकों की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है जब विद्यार्थियों पर ज्ञान के सृजन के रूप में जोर दिया जाता है, जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं को साझा करते हैं, और जब विद्यार्थी अधिगम में एक दूसरे की सहायता करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसका सही विकल्प में इसका है ना वो प्रश्न ही अधूरा रह गया हमारा, तो ये प्रश्न मैं आपको कल वाली जो मैं आपको अगली जो यूनिट करवाऊंगी ना उसमें मैं करवा दूंगी, और ये मैं आपको होमवर्क में भी देती हूँ क्योंकि मैंने आपको शिक्षण का पढ़ाया था, आप मुझे करके बताओ क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से शिक्षण की विधि आपको पढ़ाई थी, तो आप मुझे होमवर्क में बताएं, और नहीं आप बता पाओगे तो मैं आपको जो अब आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लास लूंगी ना क्वेश्चन वाली, वहां मैं ये क्वेश्चन आपको करवा दूंगी, है ना, होमवर्क में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आप मुझे करके बताना कि इसका सही विकल्प क्या हो सकता है, फिर मैं आपको डिटेल से बता दूंगी। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर छात्र विकास के किस चरण के अंतर्गत आते हैं? तो जो किशोर छात्र, जैसे मैंने आपको छात्रों की विशेषता इसलिए नहीं पढ़ाई थी क्योंकि वो सामान्य ही पूछी जाती है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो किशोर छात्र हैं उसका विकास के किस चरण के अंतर्गत किशोर छात्र आते हैं? तो किसके अंतर्गत किशोर छात्र? मिनट, कभी पीडीएफ नीचे तो नहीं रहेगी उस प्रश्न की, एक बार मैं चेक कर लूं क्योंकि शायद मैंने स्कैन किया था तब पेज वो स्कैन नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं, आप मुझे होमवर्क में वो क्वेश्चन बताना, नहीं तो मैं आपको कल वाली क्लास में पूरा क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा है। तो क्या है इसका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर छात्र के विकास के किस चरण के अंतर्गत जो किशोर छात्र वे विकास के किस चरण के अंतर्गत आते हैं? संवेदी पेशी अवस्था, ठोस प्रचलनात्मक चरण और औपचारिक प्रचलनात्मक चरण। तो जो किशोर छात्र है वो कि विकास के किस चरण के अंतर्गत आते हैं? ठोस प्रचलनात्मक चरण, क्योंकि वो किशोर अवस्था में रहते हैं। ठोस हो जाए संवेदी अवस्था, यानी कि जो बचपन जो बाल्य अवस्था रहती है वो संवेदी अवस्था में आती है। प्रचलनात्मक चरण यानी कि किशोर अवस्था के बाद, और औपचारिक यानी कि बच्चे का। तो ठोस प्रचलनात्मक चरण किशोर अवस्था के छात्र विकास के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक सर्वोत्तम तरीके से शिक्षार्थी की भावनात्मक बुद्धिमत्ता का वर्णन करती है? तो आपकी विशेषताएं दे रखी है, तो सबसे सर्वोत्तम विशेषता आपकी क्या होगी? भावनात्मक रूप से ये बताना है, दिया गया है अपने और दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझना। अब आप खुद को यहाँ रखोगे और इसका आंसर दोगे कि आपकी भावनात्मक सर्वोत्तम विशेषताएं क्या क्या हो सकती है।
अपनी भावनाओं को सशक्त अभिव्यक्ति, अपनी भावनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, तर्क संगत सोच विकसित करना, प्रगतिशील होना और आलोचना स्वीकार करना, अन्य लोगों को बेहतर स्वीकार करना। तो क्या हो सकती है इसकी विशेषता कि हम लाइनवार से देखते हैं। सबसे पहला है अपनी और दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझना। तो सही है कि सर्वोत्तम तरीके से शिक्षार्थी की भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होगी, सही है, जब आप दूसरों की भावनाओं को भी समझोगे अपने साथ साथ, तो यह बेहतर समझ विकसित कर सकते हो और सबसे अच्छी बुद्धिमत्ता होगी। अगला दिया है अपनी भावनाओं को सशक्त अभिव्यक्त करना। गलत है, अपनी भावनाओं को आप सभी के सामने अभिव्यक्त कर दोगे सशक्त रूप से तो कोई आपको नहीं समझेगा और बार बार आपका मजाक उड़ाया जाएगा। तो ये इसकी सर्वोत्तम तरीके से बुद्धिमत्ता का वर्णन नहीं करती। अगला है अपनी भावनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना। तो अपनी भावनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको आपकी भावनाएं जो भी आपको सीधे तरीके से किसी को भी सामने आपको बताना होगा, तो अगर आप तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करोगे तो कहा जाएगा कि आप नाटक कर रहे हो या आप कोई दिखावा कर रहे हो, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो विकल्प पहला किसमें दिया, इसमें यानी कि दोनों विकल्प तो हमारे गलत हो गए। और विकल्प दूसरा किसमें दिया है, इसमें दिया है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। सही विकल्प क्या होगा, विकल्प ए। इस प्रकार आप देखिए एक या दो पंक्तियां हमने पढ़ी और हमने सही विकल्प तक पहुंच गए। अब हम आगे की भी विशेषताएं पढ़ते हैं कि वो जो है वो क्यों है और जो नहीं है वो क्यों नहीं है। तर्क संगत सोच विकसित करना। तो सही है कि जब आप भावनात्मक रूप से, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की विशेषता है कि तर्क संगत सोच हमारी विकसित करनी, हमारे सोचने समझने की तार्किक शक्ति का इसमें विकास होता है। आप भावनात्मक रूप से सक्षम होंगे तभी आप सभी तरीके से सोच पाओगे, क्योंकि आप उस व्यक्ति के समक्ष, जब आपके सामने कोई ऐसा प्रैक्टिकल आएगा, किसी को समझाना होगा, बच्चे को, किसी बच्चे को समझना होगा, तो आप खुद को वहां रखकर समझ सकते हो। प्रगतिशील होना और आलोचना स्वीकार करना, प्रगतिशील होना और आलोचना स्वीकार करना तथा अन्य लोगों को बेहतर स्वीकार कराना, ये गलत है। अगर आप प्रगतिशील हो और आलोचना स्वीकार करने की आपके अंदर क्षमता, क्योंकि आप आलोचना स्वीकार करोगे तो ये भावनात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हो, तो आपकी बुराई करेगा, या कहीं आप प्रगति के स्तर पर बढ़ोगे तो कोई आपकी प्रशंसा करेगा। तो ये सभी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का वर्णन करते हैं। तो क्या क्या करते हैं, अपनी और दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझना, तर्क संगत सोच विकसित करना, प्रभावशाली होना और आलोचना स्वीकार करना। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछा जाए, इसलिए मैंने आपको विशेषताएं बताई थी, उद्देश्य बताए थे। तो मैंने क्या बोला था, देखो विशेषताएं पूछी गई है तो आपको इसी तरह पढ़ना है कि कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता है। तो उद्देश्य, विशेषता, जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाए, महत्व, तो आपको ध्यान से पढ़ना, इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए, पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए, शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए उपरोक्त में से सभी। तो क्या आएगा, शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। तो पहले तो आपको पता है कि अगर किसी का उपरोक्त सभी दिया जाए तो ये सरकारी विकल्प है, आपको यही लगाना है। अदर 99% सही विकल्प यही होता है। 1% कभी कभी बाई चांस आपकी किस्मत साथ ना दे और इसका विकल्प इनमें से कोई निकल जाता है, पर ज्यादातर आंसर उपरोक्त सभी रहता है। अब हम समझते हैं कि शिक्षण सिद्धांत को समझना आवश्यक है। क्यों शिक्षण सिद्धांत को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह प्रभावशाली शिक्षण के लिए आवश्यक है। आप सिद्धांत को पढ़ोगे तो यह प्रभावशाली शिक्षण कर पाओगे, पाठ्यक्रम को प्रभावी योजना बना सकोगे और शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए भी आप उसे मोटिवेट कर सकोगे। तो सभी आवश्यक है शिक्षण सिद्धांतों की। अगला है अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो आपको अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ पता होना चाहिए। ज्ञान उपदेश, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यक्तिगत सामंजस्य या कौशल अधिग्रहण। तो अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है, ज्ञान देना या व्यवहार को स्थायी परिवर्तन करना, व्यक्तिगत सामंजस्य या कौशल अधिग्रहण। तो सबसे उपयुक्त अर्थ होता है व्यवहार को में स्थायी परिवर्तन। अधिगम यानी कि समझाना, किसी भी चीज को अच्छे से समझाना अधिगम होता है, किसी भी चीज को अच्छे से बताना होता है। तो आपके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है, हमारे व्यवहार में स्थायी रूप से जो परिवर्तन आता है जिसे हम व्यक्त कर पाते हैं, वो अधिगम का सबसे अच्छा उपयुक्त अर्थ होता है, यानी कि सीखना। फिर है निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा किसी विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता और रुचियों के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है। तो क्या है
कि शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार प्रस्तुत किया जाता है। शैक्षिक दर्शन शास्त्र, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक समाजशास्त्र और शैक्षणिक राजनीतिक शास्त्र। तो हमें पता है कि किसके अंदर प्रस्तुत किया जाता है, यह किसके अंतर किया जाता है, शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत, क्योंकि हमें किसी को भी पढ़ाना है तो उसे मानसिक रूप से तैयार करना होगा। रुचि यानी कि मानसिक, यहीं से आप लगा सकते हैं कि रुचि, देखो मैंने क्या बोला, बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहेंगे जिनके आंसर आपको प्रश्न में छुपे रहेंगे। तो क्या दिया गया है कि इसके अंतर्गत छात्रों की आवश्यकता और उनकी रुचि कब होगी, मानसिक रूप से रुचि। तो रुचि का संबंध क्या होगा, आपके मन मस्तिष्क से होगा, और मन का संबंध मनोविज्ञान से है। अगर यहाँ दर्शन दिया जाता, या समाज के ऊपर पूछा जाता, या राजनीति के ऊपर पूछा जाता है ना, तो आप इसका विकल्प लगा, पर आपकी मानसिक अभिरुचि से पूछा गया है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, शिक्षक मनोविज्ञान। अगला है, शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। तो शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, कक्षा के अनुशासन को बनाए रखना, छात्रों में गृह कार्य करवाना, परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना, या शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को आनंद प्रदान बनाना। अब आप एक टीचर बनोगे तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या रहेगी, या जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू करा तो सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने क्या थी, पेपर 1 को लेकर। क्योंकि हमने देखा होगा पेपर 1 थोड़ा बोरिंग लगता है, कोई पढ़ाना पसंद नहीं करता है, बच्चों को समझ में नहीं आता। 10 यूनिट है, 10 यूनिट के विषय अलग अलग है, टॉपिक अलग अलग है। तो किस प्रकार आप एक शिक्षक हो तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या होगी। देखो मैंने बोला था ना, आपके ही ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है क्या, नहीं, ये भी एक, ये सभी चुनौतियां पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती पूछेगा, तो ये तो हमारा विकल्प नहीं होगा। छात्रों से गृह कार्य करवाना, ये भी बड़ी चुनौती है, पर सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। कक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना, ये भी सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंद प्रदान बनाना सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि पेपर 1 अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं, अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको आनंद ही नहीं आएगा, अगर आप क्लास में किसी विद्यार्थियों को पढ़ाओगे, अगर आप बोरियत महसूस होगी, शिक्षक आप जो पढ़ा रहे हो छात्र को समझ में नहीं आ रहा है, वो छात्र आपसे पढ़ना ही नहीं चाहता है, आपकी क्लास में बैठना ही नहीं चाहता है, तो आपके शिक्षक बनने का कोई औचित्य नहीं है ना। अगर आप पढ़ाने का तरीका अच्छा होगा, आनंदमय होगा, छात्र को समझ में आ रहा होगा, तो वो कक्षा में अनुशासन भी बनाए रखेगा, आप जो होमवर्क दोगे वो भी करके लाएगा, और आप आसानी से प्रश्न पत्र भी तैयार कर लो, क्योंकि आपको विषय का गहन अध्ययन है। तो अगर आप ये एक ही चुनौती अच्छे से पूरी कर लेते हो, तो बाकी की चुनौती आप आसानी से पूरी कर लोगे। तो सबसे बड़ी चुनौती, अब आप टीचर बनने वाले हो तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने यही रहेगी। जब आप पहली दिन क्लास दोगे, जब मैंने भी पहली यूट्यूब पे क्लास ली थी, तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि जो मैं पढ़ाऊं बच्चों को समझ में आए, क्योंकि मेरे लिए भी पहला ही अनुभव है, मैंने भी ऐसे पहली बार ही आपको पढ़ा रही हूँ ना। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने क्या होती है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आनंददायक हो, विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि किस शिक्षण सहायक, अब शिक्षक सहायक सामग्री मैंने पढ़ाई थी, यहाँ से एक और प्रश्न पूछा गया है कि किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण, उच्चारण जैसी कौशल की अभिव्यक्ति होती है। तो कौन से सहायक सामग्री, जिससे पढ़ना, सुनना और बोलना, ये तीनों, आपको ये भी अर्थ भी पता होना चाहिए। पठन यानी कि पढ़ना, श्रवण यानी कि सुनना, उच्चारण यानी कि बोलना, तीनों कौशल उस सहायक सामग्री में होंगे। क्या है, श्रव्य भाषित शिक्षण सहायक सामग्री, वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री, सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री, और है सिद्धांत आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसका क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या दिया है, श्रवण। तो क्या श्रवण इसमें दिया है किसी में भी, ये तो चारों विकल्प हमारे गलत हो गए। श्रव्य से ही हमारे पर हो गया श्रवण, तो ये विकल्प हमारा सही होगा। इस प्रकार आपको प्रश्न करना आना चाहिए। तो क्या है, श्रव्य भाषित यानी कि बोलना, शिक्षण यानी कि समझाना, पढ़ाना, तो ये तीनों ही अभी कौशल इसमें होंगे। तो शिक्षक की जो सहायक सामग्री है, पाठन, श्रवण, उच्चारण, यह श्रव्य भाषित शिक्षक सहायक सामग्री के लिए उपयोगी होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। शिक्षक की सहायक सामग्री डिटेल से मैं क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, आप मेरी क्लास जाकर देखिए। यदि कक्षा में कोई छात्र नहीं सही उत्तर नहीं देता है, तो एक अध्येता की
उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, यानी कि आप एक टीचर बनने वाले हो, है ना, आपने छात्र से कोई प्रश्न किया, अगर वो सही उत्तर नहीं देता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया हो वाला, अगर आप सही उत्तर नहीं देते हो तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये मुझे आपको बताना है। तो पहले हम चारों विकल्प देखते हो, जो सटीक और सही विकल्प होगा वो हमें करके आना होगा। हमें चारों विकल्प यहाँ सही लगेंगे, पर सबसे सही क्या है वो विकल्प आपको चुनना है। इसमें छात्रों को दुर्वचन कहकर इस बात का एहसास दिलाना, तो ये तो कभी भी नहीं होगा, है ना, ये तो आप वैसे ही गलत कर दोगे। फिर है छात्र को यह समझाना कि उसका उत्तर गलत क्यों है, सही उत्तर देने के लिए किसी और छात्र को कहना, गलत उत्तर की उपेक्षा करना और अगले प्रश्न पर आना। देखो ये अब आपको ना तीनों विकल्प सही लग रहे होंगे, पर सबसे सही क्या है, अब ये भी आपको लग रहा होगा कि ये भी इसका सही विकल्प नहीं होगा, क्योंकि गलत उत्तर की अपेक्षा करना और अगले प्रश्न में आना ये भी नहीं होगा। अब क्या दिया गया है कि सही उत्तर देने के लिए किसी और छात्र से कहना, ये भी सही है कि आप किसी और छात्र, जैसे आपने किसी एक विद्यार्थी से, जैसे आप भी जब स्कूल में पढ़े होंगे तब आपके सामने भी परिस्थिति आई होगी, टीचर ने आपसे प्रश्न पूछा होगा और आपको उसका उत्तर नहीं आता होगा, तो किसी अन्य विद्यार्थी को खड़ा करा होगा कि चल तू बता इसका सही उत्तर। ये परिस्थिति भी हमने सामना करा स्कूल में, कॉलेज में, और छात्र को यह समझाना कि उसका उत्तर गलत क्यों है, ये भी आपके साथ हुआ होगा। तो सबसे सही उत्तर क्या है, इसमें सबसे सही उत्तर है ये, है ना, ये आपको नहीं करना है। जब आप सबसे सही उत्तर पूछा गया कि सही उत्तर नहीं देने पर एक अध्येता उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, तो आपकी प्रतिक्रिया ये होना चाहिए कि छात्र को बताना कि जो आपने उत्तर दिया ये उत्तर गलत है, और ये गलत क्यों है ये भी बताना, क्योंकि उसके दिमाग में प्रश्न आएगा, उसको ये लगेगा कि नहीं मैडम ये प्रश्न सही है, तो आपको बताना है कि बेटा ये प्रश्न सही नहीं है, ये प्रश्न गलत क्यों है पहले बताना, फिर उसका सही उत्तर उसे समझाना। तो इस प्रकार आपको एक टीचर बनकर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी शिक्षण में। अब आपको समझ में आया कि टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट आपकी इसमें क्यों रखी गई है, ये इसलिए रखी गई है क्योंकि हम टीचर बनने वाले हैं, छात्र से टीचर तक का जो हमारा सफर है ये इस यूनिट में हमें पढ़ने को मिलता है। अगला है, मान लीजिए कि एक छात्र शिक्षक से कक्षा में प्रश्न पूछता है जिसका शिक्षक के पास कोई सीधा सही जवाब नहीं है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए ये परिस्थिति भी हमारे सबके साथ ये परिस्थिति हुई होगी, जब हम स्कूल गए होंगे, हमने किसी टीचर से कोई प्रश्न पूछा होगा, क्योंकि हमारे प्रश्न कभी कभी इनलॉजिकल भी रहते हैं, कभी लॉजिकल भी रहते हो, जरूरी नहीं है। देखो शिक्षक भी भगवान नहीं होता है, जैसे आप भी मुझे कोई प्रश्न करोगे तो जरूरी नहीं कि मुझे सभी प्रश्नों का उत्तर आता हो, कभी कभी ऐसा भी होगा किसी प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं होगा, तो मैं क्या प्रतिक्रिया करूंगी, या आपने जब टीचर से प्रश्न किया होगा उनकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी, ये जब आप टीचर बनोगे और आपसे कोई प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाएगा जिसका उत्तर आपके पास नहीं होगा, तो आप उस समय क्या प्रतिक्रिया दोगे। तो ये एक सिचुएशन हमारे सामने खड़ी होगी, उस समय हम क्या प्रतिक्रिया देंगे। तो हम 4 विकल्प पढ़ते हैं, जो सही प्रतिक्रिया हमें लगेगी वो इसका सही आंसर रहेगा। सबसे पहले छात्र को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी अस्पष्ट जवाब देंगे, छात्र को यह करना है कि वह ज्यादा अप्रासंगिक प्रश्न ना पूछे, छात्र को कहना है कि वह सही उत्तर बाद में देंगे, छात्र को सही उत्तर के लिए स्वयं पुस्तकालय में पुस्तकों को सही उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करेंगे। तो देखो अब आपको चारों विकल्प सही लग रहे हो, पर इसका सही विकल्प तक हमें पहुंचना है। चारों सही पर सबसे सही क्या है ये हमें बताना है। छात्र को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी अस्पष्ट जवाब देंगे, ये हमें कभी भी नहीं करना है ना। जब हम टीचर बनेंगे तो हमें कभी भी ये नहीं करना है कि जब हम अस्पष्ट उत्तर उसे देंगे, और जब उस विद्यार्थी को एक क्या रहता है कि शिक्षक छात्र के लिए ऐसा लगता है कि हमारे टीचर जो जवाब दे रहे हो हमारे लिए एक पत्थर की लकीर है। कभी कभी कोई छात्र ऐसे सेंसिटिव भी होते हैं कि उसको शिक्षक की सभी बात सही लगती है, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी एक शिक्षक भी गलत उत्तर दे देता है, तो कभी भी हमें अस्पष्ट जवाब, क्योंकि हम गलत जवाब देंगे और क्या पता वही प्रश्न उस विद्यार्थी की परीक्षा में पूछ लिया जाए और वही प्रश्न वो गलत कर आ जाए, उसी गलत उत्तर की वजह से उसकी सरकारी नौकरी ना लगे। तो कभी भी आपको गलत जवाब नहीं देना है। आपको अगर आपको उत्तर आता है तो सही है, नहीं आता हो तो आप उसे बोल दीजिए कि मुझे नहीं आता है। फिर है छात्र को यह करना है कि ज्यादा अप्रासंगिक प्रश्न ना पूछे, ये भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब छात्र के मन में जिज्ञासा रहती है सीखने की तो वो सभी प्रकार के प्रश्न अपने टीचर से करता है। मैंने भी किए हैं, आपने भी अपने टीचर से किए होंगे।
छात्र को कहना कि वह सही उत्तर बाद में देगा। सबसे सही उत्तर इसका यही है कि जैसे अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए और आपको उसका सही आंसर नहीं पता हो तो आपको यही कहना है कि मैं इसका सही उत्तर आपको बाद में बताऊंगा या मैं कल आपको बताऊंगा, आपको यही कहना है। इससे ऐसा नहीं है कि आपकी इंसल्ट होगी, नहीं होगी। जब आप उसे सही उत्तर खोजबीन करके सही से बताओगे तो छात्र को अच्छा लगेगा और उसे सही उत्तर मिलेगा। फिर क्या है, छात्र को सही उत्तर देने के लिए स्वयं पुस्तकालय में पुस्तकों से सही उत्तर खोजने की प्रेरित करना, ये भी सही आंसर हो सकता है कि आप खुद ढूंढकर लाइए, तो ये गलत है। आपको क्या कहना, आपको ये कहना कि आप स्वयं इस उत्तर ढूंढिए, फिर मैं कल आपको सही उत्तर बताऊंगा। या तो आप ये कह सकते हैं, पर इसमें ये नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि छात्र स्वयं खोजे, तो शिक्षक किस काम का है ना, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसका सही विकल्प होगा डी, है ना। तो मैं आपको हर एक प्रश्न को डिटेल में इतने विश्लेषण करके इसलिए पढ़ा रही हूँ, देखो पीवाई के आपको सब करवा रही है, पर सबके कराने का तरीका अलग है। मेरा यही तरीका है कि मैं जिस भी चीज को कराती हूँ अच्छे से समझाऊं, ताकि आपके सामने ये जरूरी नहीं कि हूबहू ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इस प्रकार से इसके आसपास से भी प्रश्न पूछा गया तो आप उस प्रश्नों को करने का आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे प्रश्नों को करना है। और मैंने आपको बोला था कि मैं ये यूनिट आपको प्रश्नों के थ्रू ही कंप्लीट करवाऊंगी, इसीलिए मैं एक एक प्रश्न इतना डिटेल से पढ़ा रही हूँ ताकि आपकी यूनिट मैं अच्छे से कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, कक्षा में सबसे अधिक वांछनीय किस अवयव को माना जाता है। तो कक्षा में सबसे अवांछनीय अवयव किसे माना जाता है, शिक्षक पाठ और अपने शिक्षक पाठ और अपने अनुसंधान के आधार पर व्याख्यान दे। वांछित है ना, तो सबसे वांछनीय सबसे सही अवयव क्या है, वांछनीय मतलब सबसे सही अवयव। शिक्षक पाठ्यक्रम सामग्री और मानव पुस्तकालयों के आधार पर व्याख्यान दे। शिक्षक छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दे। और शिक्षक कठोर अनुसंधान बनाए रखे और नियमित रूप से उपस्थिति ले। अब हमें चारों विकल्प सही लग रहे हैं, पर क्या दिया गया है कक्षा में सबसे अधिक सही है ना, वांछनीय अवयव यानी कि सबसे सही, अधिक सबसे सही, इसका आंसर क्या होगा। तो पहला है कि शिक्षक पाठ और अपने अनुसंधान के आधार पर व्याख्यान दे, तो सबसे सही अवयव यही होगा कि जो हमारा पाठ है, जो हमारे जिस पर हमें अनुसंधान करना है, जिसके हमें विद्यार्थियों को जानकारी देनी है शिक्षक के बारे में, सबसे आधारभूत व्याख्यान यही होता है वांछनीय अध्ययन। सभी सही, पर सबसे सही इसमें यह होगा। अगला है, कक्षा में शोर को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी संवाद प्रक्रिया क्या है। जब आपकी कक्षा में शोर होगा, जब आप टीचर बनोगे, तो सबसे अधिक वांछनीय संवाद क्या होगा आपका, बलपूर्वक यह कहना कि बातें बंद करो, अपनी आवाज को छात्रों की आवाज से ऊपर करना, शांत रहना और विद्यार्थियों की ओर देखते रहना, कक्षा में शोर की उपेक्षा करते हुए शिक्षण को जारी रखना। तो सबसे सही क्या रहेगा, कक्षा में शोर को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा संवाद क्या रहेगा, बलपूर्वक कहना कि बात बंद करो, ये भी नहीं होगा, अपनी आवाज को छात्रों की आवाज से ऊपर रखना, शांत रहना और विद्यार्थियों की ओर देखते रहना, और कक्षा में शोर की उपेक्षा करते हुए शिक्षण पर जोर देना। तो सबसे अच्छा है कि शांत रहना। अब आप बोलोगे कैसे, आपने देखा होगा कक्षा में बहुत शोर हो रहा, जब टीचर जोर से चिल्लाता है तब भी वो अच्छी संवाद शैली नहीं मानी जाती है। तो आप खुद चिल्ला रहे तो बच्चे को आप क्या शांत करोगे। फिर अपनी आवाज को छात्रों की आवाज से ऊपर रखना, जब छात्र इतने जोर जोर से चिल्लाएंगे और आप भी ऊंची आवाज में चिल्लाओगे तो शोर तो नियंत्रण होगा नहीं। कक्षा में शोर की उपेक्षा करते हुए शिक्षण को जारी रखना, जब कक्षा में शोर हो रहा है और आप पढ़ा रहे हो तो उससे भी कोई मतलब नहीं, पर जब आप कक्षा में शोर हो रहा है और आप कैसे अच्छा संवाद करोगे, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल शांत रहना है और सभी छात्रों को टकटकी लगा के देखें। जब आप एक गुस्से में या शांति से उनकी तरफ देखोगे तो वैसे ही बच्चे शांत हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि शांत रहना, विद्यार्थी की ओर देखना, जिससे आराम से कक्षा में शोर नियंत्रण हो जाएगा। ये सभी टेक्निक आपको अपनानी है, इसीलिए यहाँ पर दी गई है कि आप टीचर बनोगे तो आप कैसे विद्यालय में काम करोगे। अगला है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे यदि छात्र कक्षा में उपस्थित न रहता हो।
अगर छात्र कक्षा में उपस्थित ना रहे तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे, छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोष देंगे, शांतिमय ढंग से छात्रों को वर्तमान रवैये पर विचार करना, शिक्षण के लिए किसी रुचिकर तकनीकी का उपयोग करना और अनुपस्थिति के कारणों को समझने और उनके समाधान का प्रयास करना। अब आप पढ़ा रहे हो और आपकी कक्षा में आपने देखा होगा कॉलेज में कि डेली डेली टीचर प्रोफेसर क्लास लेते हैं, पर आज एक विद्यार्थी आया, कल दूसरा आया, कल तीसरा, डेली आपको देखो क्लास में छात्र उपस्थित नहीं रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपकी छात्र कक्षा में छात्र उपस्थित रहे, और छात्र उपस्थित ना रह रहा हो तो उसका कारण क्या है। तो आपको छात्रों की उनकी अनुपस्थिति के लिए दोष देना ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि शिक्षक के अच्छे गुण बताना है ना। शांतिमय ढंग से छात्रों के वर्तमान रवैये पर विचार करना ये भी हो सकता है। छात्रों के लिए शिक्षण के लिए किसी रुचिकर तकनीक का उपयोग करना ये भी कर सकते हैं, और अनुपस्थिति के कारणों को समझना और उसके समाधान का प्रयास करना। तो सबसे सही उत्तर ये है कि छात्र आपकी कक्षा में अनुपस्थित क्यों है। तो आप पहले तो अनुपस्थिति के कारण का पता लगाएंगे, कहीं वो बीमार तो नहीं है, या कहीं वो रोज क्लास में आता हो पर स्कूल तक ना पहुंचे, बाहर से वापस लौट जाए, क्लास बंक तो नहीं कर रहा है, या जो आप पढ़ा रहे हो उसे समझ में नहीं आ रहा है, या जो पढ़ा रहे रुचि करना लगा। पहले आपको उसकी अनुपस्थिति कारणों का पता लगाना, उसका समाधान करने का प्रयास करना, ये आपको टीचर बनने के बाद करना है। जब आपकी क्लास में विद्यार्थी ना बैठे तब आपको यही उपाय करना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है ना। अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति की निगरानी करने के लिए, मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाण पत्र या ग्रेड देने के लिए, छात्रों की अभिरुचियों और प्रवृत्तियों को जानने के लिए, और छात्रों को आवंटित संबंधित अधिगम समूह को विभाजित करने के लिए। तो योगात्मक यानी कि जोड़ना। तो योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, जब हम अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से छात्रों का आवंटन करेंगे। तो इसका सही विकल्प क्या होगा हमारा, अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति की निगरानी रखने के लिए गलत है, मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाण पत्र या ग्रेड देने के लिए। तो योगात्मक मूल्यांकन कब होगा, जब जैसे आपने परीक्षा दी और आप देखोगे कि अलग अलग तरीके से वहां पर हम योगात्मक मूल्यांकन क्या होगा, आपको जैसे आपने देखा ग्रेड 1 ग्रेड 2 या फर्स्ट सेकंड कब आओगे, जब आपके अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा और आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। फर्स्ट को आप देखो किसी भी आप क्लास में प्रथम आते हो तो आपको प्रथम पुरस्कार मिला जाता है, आपको A1 ग्रेड दी जाती है, B+C ऐसी ग्रेड दी जाती है। तो कब होगा, जब आपके अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो इसका सही अलग रहेगा, प्रमाण पत्र या ग्रेड देने के लिए योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है, ताकि जो विद्यार्थी प्रथम है उसे प्रथम पुरस्कार दिया जाता है, प्रथम A ग्रेड दी जाए, है ना, B ग्रेड दी जाए, ये सब है ना, प्रमाण पत्र उनको दिया जाए, इसलिए योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है ना। आसान प्रश्न है, अगर आप सही ढंग से आप थोड़ा विवेक का उपयोग करोगे तो आप प्रश्न, आप देखिए आप किताब में क्या पढ़ोगे, आपको किताब में ये चीजें थ्योरी के रूप में मिलेगी। प्रश्न आप जितने ज्यादा, इसलिए मैं बोलूँ कि आप बार बार PYQ लगाइए तो ही आप इन प्रश्नों को करोगे। अगला है, शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब गृह कार्य सजा के रूप में दिया जाए। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए अभ्यास के लिए तत्कालीन गृह कार्य दे, छात्रों से यह अपेक्षा न की जाए कि वे सदैव गृह कार्य पूरा करके लाएंगे, और शिक्षक गृह कार्य पूरा करने के लिए छात्रों के अनुभवों की ओर ध्यान न दे। तो इसका सही विकल्प क्या होगा कि शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य के उद्देश्य तभी पूरा होता है, कब पूरा होगा, जब गृह कार्य सजा के रूप में दिया जाए। हमको सजा तो देनी नहीं है, कानूनी बनाए कि आप टीचर शिक्षक, ये जो टीचर है विद्यार्थियों को सजा नहीं दे सकता है, मार नहीं सकता है। शिक्षक विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए तत्काल गृह कार्य दे, ये भी नहीं होगा। शिक्षक गृह कार्य पूरा करने के लिए छात्रों के अनुभवों की ओर ध्यान न दे, ये भी नहीं होगा। छात्रों से यह अपेक्षा न की जाए कि सदैव गृह कार्य पूरा करके लाएंगे ना। तो कभी कभी ये भी होगा कि आप गृह कार्य पूरा न भी कर लाओ, तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप गृह कार्य तो दे, पर जरूरी नहीं कि वो सदैव गृह कार्य आपका पूरा करके लाए। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका सही विकल्प ये है। सभी विकल्प सही है, पर सबसे सटीक विकल्प आपको यही देना है वहां पर। अगला है, ये कब दे पाओगे आप, जब बार बार अभ्यास करोगे। जब एक छात्र एक ही परीक्षा में
2 बार बैठता है तो उसे क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो नेट की परीक्षा हर 6 महीने में देते हैं, क्योंकि पेपर 1 पे वो इतना ध्यान नहीं देते, उन्हें ऐसा लगता है कि पेपर 2 हमारा अच्छा है तो हम सब कर लेंगे ना, पेपर 2 में हम महान है, तो बार बार नेट की एग्जाम देंगे। हम देखा हो किसी विद्यार्थी की पूरक आ जाती है या कोई फेल हो जाता है, दोबारा उस परीक्षा में बैठते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? पोस्ट परीक्षा, पूर्व परीक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं, या परीक्षा पुनः परीक्षण। तो इसे कहा जाता है परीक्षण पुनः परीक्षण कहा जाता है, यानी कि टेस्ट रीस्टेट रीटेस्ट, इसे क्या कहा जाता है? दोबारा परीक्षा देना। कौन सा मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है? तो पाठ्यक्रम के अंत में कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? योगात्मक मूल्यांकन, स्थानन मूल्यांकन या प्रारंभिक मूल्यांकन? तो कौन सा मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो हमें पता है कि योगा, अब आपको ये विकल्प नहीं लगाना है ना, अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, उपरोक्त में से सही ए और बी, तो ये कभी भी नहीं आएगा, है ना। आपने देखा होगा पाठ्यक्रम के अंत में, सबसे अंत में हम योगात्मक मूल्यांकन करते हैं। जब आपकी बुक भी चेक की जाती है तो सबसे अंत में जब आपकी किताब कॉपी हम चेक करेंगे किसी भी की, तो सबसे अंत में क्या होगा? योगात्मक मूल्यांकन होगा। अगला है, एक शिक्षक अपनी प्रस्तुति के समर्थन में कई सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह शिक्षण की कौन सा स्तर परिलक्षित करता है? तो जो सकारात्मक और नकारात्मकता का जो उदाहरण प्रस्तुत करता है, यह किस स्तर को परिलक्षित करता है? स्वायत्त विकास स्तर, समझ का स्तर, स्मृति का स्तर और चिंतनशील स्तर। तो यह क्या है? सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करना, यह चिंतन स्तर को परिलक्षित करता है। आपके से प्रश्न का हल दिया है, सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देने का अर्थ होता है छात्रों में वास्तविक जीवन की स्थितियों का परिचय देना, यानी कि उनमें चिंतनशीलता का विकास करना, यही होता है चिंतन स्तर का सही अर्थ। ठीक है, तो एक शिक्षक अपनी प्रस्तुति में समर्थन के लिए सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है चिंतनशील स्तर के दौरान। ठीक है, तो मैंने आपको यूनिट 1 के लगभग इतने प्रश्न करवाए हैं। भले प्रश्नों की संख्या आपको कम दिख रही होगी, पर मैंने आपको हर एक प्रश्न को बिल्कुल डिटेल से हल करवाया है। किस तरह से या इसके आसपास से भी आपसे प्रश्न पूछे जाए तो आप आसानी से करके आओ। आज हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ा दी इसकी, और आज क्वेश्चन भी करवा दी कि यूनिट 1 मैंने आपको पूरी करवा दी है। अब आपको क्या करना है कि अब ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू कीजिए। मैंने जो भी बुक आपको बताई, आप मेरे को मैंने आज भी बताई, मैंने तीनों किताबों का निचोड़ आपको पढ़ाया है। इन तीनों किताबों में जो भी मुझे महत्वपूर्ण प्रश्न यूनिट 1 के लगे, जिन्हें मैं आपको समझा पाई, वो जो बार बार पूछे गए, इनके आसपास से बार बार प्रश्न पूछे गए, वही प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। अब आप ज्यादा से ज्यादा पुराने पेपर को लगाइए। मैंने बताया था फ्री टेस्ट आपको मिल जाएंगे। आप टेक्स्ट बुक पर जाओगे तो आपको यूनिट 1 के, यूनिट 2 के सेक्शन वाइज भी आपको टेस्ट मिलेंगे। तो इस प्रकार अगर आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो अब आपको आज की क्लास कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो मैंने आपको होमवर्क में प्रश्न दिया है आप मुझे वो करके बताएं। मैं जो आपकी अगली क्लास लेकर आऊंगी क्वेश्चन वाली, एमसीक्यू वाली, उसमें वो पूरा पेपर मैं आपको डिटेल से क्वेश्चन करवा दूंगी, है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो सेट के विद्यार्थी, आपकी एग्जाम डेट आगे बढ़ गई है तो आपका टारगेट नेट होना चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम कैलेंडर आ गया है। 12 जुलाई से परीक्षा आपकी होगी, उससे पहले आपको सेट क्वालिफाई या नेट क्वालिफाई होना चाहिए। जो अन्य राज्य के विद्यार्थी, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि मध्य प्रदेश में वैकेंसी निकली है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पूरा पेपर 1 पेपर 2 में आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे पेपर 1 यहाँ पढ़ाया है, जो सभी विषय के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, वहां पे भी पेपर 1 में आपको पढ़ाऊंगी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो सभी विषय के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहती हूँ कि सेट और नेट क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, और सेट के विद्यार्थियों को अच्छा खासा टाइम मिल गया है। आप है ना, ये ना बेटे क्या परीक्षा नहीं होगी, जनवरी में आपकी परीक्षा आयोजित कर दी जाएगी, आपको समय नहीं मिलेगा, इसलिए अब आपको और दुगने उत्साह के साथ तैयारी करनी है। तो अब मिलेंगे अब अगली क्लास में। धन्यवाद, राधे राधे।